बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ ज़फ़र हुसैन और आज के दिन हम पढ़ेंगे अल्कीन और अल्कीन की रिएक्टिविटीज़। ठीक है, हमारा ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का चैप्टर है। ठीक है, अल्कीन को हम आम तौर पे पैराफिन्स भी कहते हैं। पैराफिन्स क्यों कहते हैं? इनकी लिटल एफिनिटी की वजह से, पैरा मीन लिटल और एफिन मीन एफिनिटी, यानी इनके अंदर सिग्मा बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैप से बनता है। जब हेड टू हेड ओवरलैप होती है तो बनने वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, क्योंकि चार्ज डेंसिटी जो होती है वो बिटवीन द एक्सिस या अलोंग द एक्सिस होती है दो न्यूक्लियाई के। ठीक है, चार्ज डेंसिटी इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू न्यूक्लियाई, अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू न्यूक्लियाई। अगर आप इनका जनरल फार्मूले की बात करें तो अल्केन्स का जनरल फार्मूला बनता है CnH2n+2। ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है। अब हमने देखना है कि इनकी प्रेपरेशन कैसे की जा सकती है। अल्केन्स की प्रेपरेशन के आपकी बुक में 5-6 मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड, द इजीएस्ट वन, इज सेबेशियर-सैंड्रन रिएक्शन। सेबेशियर-सैंड्रन सैंड्रन्स रिएक्शन। ठीक है, इन्होंने क्या किया, कोई एल्कीन ले ली। ठीक है, एल्कीन की जस्ट हाइड्रोजिनेशन कर दी। निकल की मौजूदगी में टेम्परेचर रखा 200 to 300 सेंटीग्रेड। ये हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होकर डबल बॉन्ड को ख़त्म कर देती है। वी गेट an alkane. This is the simplest and the very first method for the preparation of any alkane. ठीक है, यहाँ पे आप प्लेटिनम कैटालिस्ट यूज़ कर सकते हो, प्लेटिनम कर सकते हो। प्लेटिनम इवन 25 सेंटीग्रेड पे ये रिएक्शन करवा सकता है। तो फिर हम क्यों प्लेटिनम इस्तेमाल नहीं कर सकते? बेसिकली प्लेटिनम जो है ये काफ़ी कॉस्टली है। गोल्ड से भी 2 टाइम्स ये वाइट गोल्ड इसको हम कहते हैं, और ये कॉस्टली है काफ़ी, जिसकी वजह से यूजुअली ये वाला हम इस्तेमाल नहीं करते। दूसरा, इस रिएक्शन की अगर आप इम्पॉर्टेंस के बारे में जानना चाहते हो तो ये रिएक्शन एक्सक्लूसिवली इस्तेमाल होता है इन हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल घी। जब ऑयल की हाइड्रोजिनेशन की जाती है, इसका मतलब ऑयल के अंदर अनसैचुरेशन है। ठीक है, ऑयल जो है यूजुअली ये लिक्विड होते हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हो, हाइड्रोजन ऐड करते हो तो ये सेमी सॉलिड टाइप फैट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो यूँ कह लें ऑयल से हमने घी तैयार कर लिया। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। ये इसकी इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस है सेबेशियर-सैंड्रन के रिएक्शन की, कि ये हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल घी में की प्रेपरेशन में, या हार्डनिंग ऑफ ऑयल इसको कह देते हैं आमतौर पे जनरली। ठीक है, दूसरा रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलेशन of salts of monocarboxylic acids. Decarboxylation of salts of monocarboxylic acids. Monocarboxylic acids. ठीक है जी, इनकी आपने डीकार्बोक्सिलेशन करनी है। मसलन मेरे पास डीकार्बोक्सिलेशन के लिए RC+ONA का साल्ट है। ठीक है, या मैं इसको CH3 एसिटिक एसिड का सोडियम सॉल्ट
कह देता हूँ। मैं इसकी डीकार्बोक्सिलेशन करना चाहता हूँ, तो मुझे सोडियम कार्बोनेट के साथ इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका रिएक्शन करवाना होगा। दिस इज़ कॉल्ड सोडा एंड दिस इज़ कॉल्ड लाइम। इनको कलेक्टिवली सोडा लाइम कहा जाता है। तो हम यहाँ से हासिल करते हैं Na2CO3, यानी दिस प्रोडक्ट इज़ ऑब्टेन्ड, ठीक है, Na2CO3। और ये वाला हाइड्रोजन हम इस R को दे करके ये वाली अल्केन तैयार कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। सिंपली डीकार्बोक्सिलेशन मीन रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा पहला मेथड स्पेशियल सिंड्रोम था, दूसरा डीकार्बोक्सिलेशन था ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, यानी उसके साल्ट की डीकार्बोक्सिलेशन। थर्ड वन इज़ हाइड्रोजिनोलाइसिस, ठीक है, हाइड्रोजिनोलाइसिस। इस मेथड में हम क्या करेंगे, हम कोई अल्काइल हैलाइड ले लेंगे, ठीक है, उसका रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम चारकोल, ये कार्बन एक्टिविटी, ठीक है जी। तो साइमल्टेनियसली दो प्रोसेस हो रहे हैं, हाइड्रोजन ऐड भी हो रहा है और ये बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजिनोलाइसिस, ठीक है। ये प्रोडक्ट बनेगा RH, यहाँ H आएगा, यहाँ से H और X, HX बना देंगे। पैलेडियम चारकोल एज कैटलिस्ट आप इस्तेमाल करोगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजिनोलाइसिस, ठीक है। हाइड्रोजिनोलाइसिस में आपसे पूछा जाएगा विच कैटलिस्ट इज यूज्ड, तो आप कहोगे ऑप्शन होंगे पैलेडियम, प्लेटिनम, इधर निकल, ये वो, तो आपने पैलेडियम इन चारकोल का लिखना होगा, ठीक है। फिर आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज यूज्ड फॉर डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स या फॉर द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट्स। तो आप कहोगे सोडा लाइम हम इस्तेमाल करेंगे जी, सोडा लाइम। तो इस तरह से MCQs आ सकते हैं। इम्पोर्टेंस इसकी क्या है, निकल वाई प्लेटिनम इज़ नॉट यूज्ड, आप कहेंगे ड्यू टू इट्स कॉस्टनेस, या कॉस्टली पड़ता है ये ड्यू टू इट्स प्रीशियसनेस, सो वी डू नॉट यूज़ प्लेटिनम एज ए कैटलिस्ट इन दीज रिएक्शंस, ऑल्दो इट कैन मेक द रिएक्शन पॉसिबल एट रूम टेम्परेचर, इज इट। इसके बाद है अल्काइल हैलाइड से प्रेपरेशन, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। एक्वस मीडिया में रख लें इसको फ्रैंकलैंड्स मेथड भी कहते हैं, फ्रैंकलैंड्स मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अल्केन, ठीक है जी। इसमें हमने क्या करना है, अल्काइल हैलाइड लेना है, उसका रिएक्शन जिंक के साथ करवाना है किसी हैलोजन एसिड की मौजूदगी में, लाइक जिंक हैलाइड ही कर देता हूँ सो फार, ठीक है। तो ये आपका ZnX2 अलग हो जाएगा, ये HR के साथ मिल जाएगा, you will get an alkane, ये आपकी एल्केन्स तैयार हुई हैं, ठीक है जी। और दिस वन जिनको मैंने एनसर्कल किया हुआ है। फिर हम देखते हैं कोई और मेथड जिससे हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट हो गया जी, इससे हम तैयार कर सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या होता है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ये मैग्नीशियम टू कार्बन बॉन्ड इसका रिएक्टिव होता है, ठीक है। इसकी पोलैरिटी जो है मेन रोल प्ले कर रही होती है, ठीक है जी। आप इसका रिएक्शन करवा दो वाटर के साथ, ठीक है, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव। ये नेगेटिव साइड ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस हाइड्रोजन पे अटैक करती है और हमें RH यानी कि हमें अल्केन मिल गया। बाकी MgX जो है OH भी ले लेगा, MgXOH, ये आपकी प्रेपरेशन ऑफ अल्केन है। ये पैथड कौन सा है, फ्रॉम
ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट, ठीक है। आपने चैप्टर 10 जो आपकी बुक का शायद है अल्काइल हैलाइड वाला, उसमें बड़ी डिटेल के साथ ये पढ़ा होगा आपने ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। अब आपको ये क्वाइट इजी लग रहा होगा। अच्छा, लास्ट मेथड है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। अच्छा, कोई कार्बोनाइल C डबल बॉन्ड O वाला कंपाउंड, चाहे एल्डिहाइड ले लो, चाहे आप कीटोन ले लो, उसकी रिडक्शन कर दो C डबल बॉन्ड O की। दो तरह की रिडक्शन है, एक क्लेमेंसन रिडक्शन है फॉर कीटोन्स, क्लेमेंसन फॉर कीटोन एंड वुल्फ किश्नर फॉर एल्डिहाइड्स। सबसे पहले हम क्लेमेंसन रिडक्शन करते हैं, ठीक है। क्लेमेंसन रिडक्शन, इसके लिए कैटालिस्ट क्या होगा? देखें, आपके पास ये कीटोन है, इसकी आपने रिडक्शन करनी है, ठीक है। आप इसमें H दे दो, 4H हम दे रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? जिंक अमलगम प्लस HCl डाल दो इसमें, ठीक है। तो ये HCl से हाइड्रोजन आएगी आपकी, जिंक अमलगम के साथ जब रिएक्ट करेगा ये वाली हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगी। आप इस ग्रुप पे गौर करो, यहाँ दो ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड है दोनों हमने हाइड्रोजन को दे दिए, तो दिस इज़ योर एल्केन। साथ ये ऑक्सीजन जो है वाटर बना देगा, ठीक है जी। ये कार्बोनिल कंपाउंड की रिडक्शन हुई, ऑक्सीजन के दोनों बॉन्ड हमने हाइड्रोजन को दे दिए। फिर वुल्फ किश्नर रिडक्शन है एक, दैट इज़ फॉर एल्डिहाइड, वुल्फ किश्नर्स रिडक्शन। Another reduction of carbonyl group RC double bond OH. This is an aldehyde. Again आप इसमें हाइड्रोजन ऐड करो, कोई कैटालिस्ट लगाओ। कौन सा कैटालिस्ट लगना चाहिए? हाइड्राजाइन विद KOH लगा दो जी, हाइड्राजाइन विद KOH। You will get RCH3। ये दोनों बॉन्ड ऑक्सीजन के हाइड्रोजन को हमने दे दिए, प्लस हमें वाटर मिला। दिस इज़ हाउ यू कैन प्रिपेयर अल्केन फ्रॉम वेरियस मैथड्स। यहाँ पे आपका MCQs क्या बन सकता है? विच कंडीशन शुड बी एंश्योर्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट? तो आप कहोगे मॉइस्चर फ्री माहौल होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट पहले ही रिएक्ट कर जाएगा। फिर आपसे पूछा जा सकता है विच कैटालिस्ट इज़ यूज्ड इन क्लेमेंसन रिडक्शन, और यहाँ पे बच्चे गलती कर जाते हैं, इनको इंटरमिक्स कर देते हैं। क्लेमेंसन फॉर कीटोन, और कीटोन के लिए जिंक अमलगम और HCl एज कैटालिस्ट इस्तेमाल होगा, जबकि एल्डिहाइड के लिए हाइड्राजाइन इन KOH विल बी यूज्ड एज ए कैटालिस्ट। लास्ट मेथड था 6-1, कॉब्स इलेक्ट्रोलिसिस। कॉब्स इलेक्ट्रोलिसिस से हम कैसे अल्केन तैयार कर सकते हैं, ठीक है। कॉब्स इलेक्ट्रोलिसिस में मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट ले लो, ठीक है। आप इसका रिएक्शन करवा दो, इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दो वाटर की मौजूदगी में, ठीक है। कॉब्स इलेक्ट्रोलिसिस, दिस इज द मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। ख़ास तौर पे याद रखना है आपने, सिमेट्रिकल अल्केन्स इससे तैयार होती हैं। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, पोटेशियम ले लो, सोडियम ले लो, इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दो, इलेक्ट्रोलिसिस करवा दो वाटर में, तो आपको ये अल्केन मिलेगा, 2CO2 मिलेंगे और 2NaOH और प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पे जो बात तवज्जो तलब है या जो पूछी जाती है MCQs में, फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछा जाएगा विच टाइप ऑफ अल्केन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम कॉब्स इलेक्ट्रोलिसिस। फ्रॉम कोलबेज भी लोग पढ़ते हैं, कॉब्स, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस। तो आपने कहना है इससे सिमेट्रिकल अल्केन्स बनती हैं, सिमेट्रिकल अल्केन्स, ठीक है, हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है।
तो दूसरी जो अहम बात है, आपसे पूछा जाएगा विच गैस इज इवॉल्व्ड एट कैथोड, ठीक है, और विच गैस इज रिलीज्ड एट एनोड, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है जी, याद रखें कैथोड पे हमारी कौन सी गैस निकलेगी यहाँ से, यू शुड कीप इन माइंड, और हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगी। आपको पता है जब वाटर जो है उसकी रिडक्शन होती है, ठीक है, कैथोड के ऊपर, तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस पैदा होगी। और हमेशा याद रखिएगा ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इन कॉप्स, कैथोड पे हाइड्रोजन और एनोड पे CO2 गैस पैदा होगी। ठीक हो गया, और ये आपने ख़ास तौर पे MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना होगा। देखते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स। ठीक है, अल्केन जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं। ठीक है, कार्बन टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ही कम है। ठीक है, तो इसलिए ये नॉन पोलर सॉल्वेंट बनाती हैं। अगर आप देखो इनकी स्टेट, कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक अल्केन्स जो होती हैं वो गैसेस होती हैं। कार्बन 5 से कार्बन 17 तक जो अल्केन्स जो होती हैं दे आर लिक्विड्स, एंड देन अप टू 18 प्लस कार्बन जो हैं दे आर सेमी सॉलिड्स। ठीक है, अल्केन की हम फिज़िकल स्टेट और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं। 4 कार्बन तक गैसेस हैं, 5 से लेकर 17 तक ये लिक्विड्स हैं, और 18 प्लस में ये सेमी सॉलिड्स होंगी। अच्छा, याद रखो जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ता जाता है, चेन लेंथ बढ़ती जाती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी बढ़ती जाती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी बढ़ती जाती। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ती जाती हैं तो मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स भी बड़ा ग्रेजुअली इनमें इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, इसी तरह इनकी डेंसिटी भी और मॉलिक्यूलर मैसेज भी विद दी इंक्रीज़ इन कार्बन नंबर बढ़ते जाएंगे। और दूसरा एक बात याद रखिएगा, इनमें 2 तरह के डेरिवेटिव हैं। एक तो होते हैं स्ट्रेट चेन और दूसरे होते हैं ब्रांच चेन। ठीक है, स्ट्रेट चेन में याद रखिएगा इनके बॉइलिंग पॉइंट, स्ट्रेट चेन में एरिया ऑफ कांटेक्ट आपस में ज़्यादा होता है स्ट्रेट चेन में, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। मसलन आइसोब्यूटेन अगर हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट -0.5 सेंटीग्रेड होता है। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, एन ब्यूटेन स्ट्रेट चेन की। और अगर मैं ब्रांच चेन यानी आइसोब्यूटेन की बात करूँ, यानी C4H10 अगर ब्रांच्ड है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, वो -11.5 सेंटीग्रेड। यानी स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा और ब्रांच चेन का बॉइलिंग पॉइंट कम। क्यों? ब्रांच चेन में इनके स्ट्रक्चर स्फेरिकल हो जाते हैं, 2 बॉल्स का एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम होगा आपस में एज़ कम्पेयर टू 2 विकेट्स का। 2 विकेट अगर आप जोड़ें तो आपस में इनका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा होगा। जब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। यहाँ पे स्फेरिकल इनका स्ट्रक्चर बन जाता है, स्फेरिकल शेप बन जाती हैं। स्फेरिकल शेप में लो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, लो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होने की वजह से वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। दूसरा याद रखें, फ्यूल वैल्यू ब्रांच इनकी ज़्यादा होती है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसकी फ्यूल वैल्यू ज़्यादा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है उसकी फ्यूल वैल्यू लोअर होती है। ठीक हो गया जी। अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। अच्छा,
अभी हमने बात की कि हाइड्रोकार्बन्स कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 और कार्बन की 2.5 है। इस लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं अल्केन्स के अंदर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, और यहाँ पे कोई एक्टिव साइट भी नहीं बनती, रिएक्टिव साइट नहीं होती जहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट कर सके। इसलिए ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद रखना है आपने, और ना ही कोई रिड्यूसिंग एजेंट, और ना ही कोई एसिड, और ना ही कोई एल्कली इतनी आसानी से अल्केन्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, मैंने कहा ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ना रिड्यूसिंग एजेंट, ना एसिड्स और ना एल्कलीज आसानी के साथ इनके साथ रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि इनके अंदर सिग्मा बॉन्ड होता है। और सिग्मा बॉन्ड आपको पता है कि ये हेड टू हेड ओवरलैप से बनता है। हेड टू हेड ओवरलैप से चार्ज डेंसिटी बिटवीन द एक्सिस होती है दो न्यूक्लियाई के। एज ए रिज़ल्ट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और उस पे अटैक किसी भी न्यूक्लियोफाइल या कोई इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे ये अटैक करे तो ये मुमकिन नहीं होता सिग्मा बॉन्ड के केस में। फिर भी हम कहते हैं कि अल्केन्स जो हैं दे नीड स्फीयर कंडीशंस, दे नीड ड्रास्टिक कंडीशंस टू रिएक्ट। ड्रास्टिक कंडीशंस में क्या हो सकता है, या तो आप हाई टेम्परेचर रखो या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इस्तेमाल करो या फिर हाई प्रेशर रखो, तब जा कर के अल्केन्स जो हैं वो रिएक्ट करेंगी। फिर हम कहते हैं कि अल्केन्स एनी हाउ ड्रास्टिक कंडीशन के अंदर दो तरह के रिएक्शन देती हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, कौन से? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यानी सिंगल बॉन्ड है, कोई चीज़ ऐड तो हो नहीं सकेगी, एक हाइड्रोजन को हटा के एल्केन की आप कोई दूसरा एटम जब उसके साथ सब्स्टिट्यूट करोगे, उसके साथ रिप्लेस करोगे, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इनमें होंगे, और ये भी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे पॉसिबल होगा। और दूसरा जो इनमें रिएक्शन होंगे वो थर्मल कैटालिटिक रिएक्शन पॉसिबल हो सकते हैं। अगेन हम कह रहे हैं कि ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे पॉसिबल होते हैं। इसके रिएक्शंस की अगर बात की जाए तो बड़े लिमिटेड से हमने इसके रिएक्शन 2-3 चेक करने हैं। तो अगर हम देखें इसके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, ये आपके पास CH4 है, हम इसका रिएक्शन 400 से 500 सेंटीग्रेड में 4 to 500 सेंटीग्रेड पे जा कर के करवा देते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ वेपर फॉर्म में। नाइट्रिक एसिड को मैं ऐसे लिख देता हूँ HNO3 को। होता ये है कि ये वाला H और ये वाला OH रिप्लेस हो जाते हैं, वी गेट ए नाइट्रोमीथेन। इनको नाइट्रो अल्केन्स भी कहा जाता है। ये जो प्रोडक्ट बना, दीज आर कॉल्ड नाइट्रो अल्केन्स। प्लस हमारे पास यहाँ से वाटर निकला है। ये जो नाइट्रो अल्केन्स हैं, इनकी इम्पोर्टेंस भी आपको याद रहनी चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नाइट्रो अल्केन्स। आप कहो ये अच्छे फ्यूल हैं, ये लैब के अंदर अच्छे सॉल्वेंट हैं और इनको इस्तेमाल किया जाता है इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ठीक है, विच वन इज एप्लीकेबल फॉर नाइट्रो अल्केन्स? 4 ऑप्शन देगा, गुड फ्यूल्स, गुड सॉल्वेंट्स, दे आर यूज्ड इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, डी है ऑल ऑफ दीज। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक हो गया जी। दूसरा हम इसका जो रिएक्शन देखने जा रहे हैं दैट इज़ थर्मल, बल्कि इसका वो सब्स्टिट्यूशन का ही हम देख लेते हैं।
जिसको हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म है इसके अंदर, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले फ्री रेडिकल पैदा होगा और फिर वो यूज़ होगा और फिर वो फ्री रेडिकल आपस में मिलके प्रोसेस को रोक देंगे। इनिशिएशन इज़ द फर्स्ट प्रोसेस वेयर फ्री रेडिकल बिगिंस। ठीक है, किसी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की मौजूदगी में मसलन हम क्लोरीन का रिएक्शन करवाना चाहते हैं किसी अल्केन के साथ, तो सबसे पहले हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में क्लोरीन को क्लोराइड फ्री रेडिकल ये बना देते हैं, क्लोरीन फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल किसी मीथेन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके इस तरह की मिथाइल क्लोराइड और कह लें आपके ये मिथाइल क्लोराइड पैदा करेगा। ठीक है, प्लस आपका यानी ये दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड इनिशिएशन। This process is called initiation, that is the starting point. Initiation में हमने क्लोरीन को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पे रखा, ये ब्रेकडाउन हुई, होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, क्लोरीन टू क्लोरीन बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पे गया, एक इस पे गया, दो फ्री रेडिकल पैदा हुए। हमने इसका रिएक्शन फ्री रेडिकल का मीथेन के साथ करवाया तो हमें एक फ्री रेडिकल मिला और प्लस HCl मिला। प्रोपिगेशन के दौरान हमेशा एक फ्री रेडिकल पैदा होता है और एक यूज़ होता है, एक यूज़ होता है, एक पैदा होता है। टर्मिनेशन में हम कहते हैं कि ये फ्री रेडिकल जो पैदा हुआ है, एक क्लोराइड हमने यूज़ किया था, अब दूसरा यूज़ कर लेते हैं, तो दिस स्टेप इज़ कॉल्ड टर्मिनेशन स्टेप। ये आपकी फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म है जिसके 3 स्टेप हैं। हाउ मैनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म? तो आप कहोगे इनिशिएशन, प्रोपिगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन में फ्री रेडिकल पैदा होते हैं, प्रोपिगेशन में यूज़ भी होते हैं, पैदा भी होते हैं, ये बात याद रखनी है आपने। और टर्मिनेशन में फ्री रेडिकल जो हैं यूज़ अप होके रिएक्शन को स्टॉप कर दिया जाता है। जब आप फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की बात करो तो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन के साथ हमारी मुराद होती है। ठीक है, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो हैलोजिनेशन हम फ्लोरीन की नहीं करवाते, रिएक्शन बहुत एक्सप्लोसिव होता है और डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल। ठीक है, टू एक्सप्लोसिव टू कंट्रोल। ब्रोमीन के आयोडीन के केस में प्रोडक्ट जो है वो बहुत कम बनती है। आपसे पूछ सकते हैं फ्लोरिनेशन और आयोडोनेशन क्यों नहीं करवाते आप फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म में? तो हम कहते हैं फ्लोरिनेशन में रिएक्शन बहुत एक्सप्लोसिव है और आयोडोनेशन में प्रोडक्ट बहुत लेस बनता है, लीस्ट प्रोडक्ट बनता है, और जो बनता है वो भी रिवर्सिबली वापस आ जाता है। एज ए रिज़ल्ट हमारे हाथ में बहुत कम प्रोडक्ट लगता है, इसलिए हम सिर्फ क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन करवाते हैं। विच टाइप ऑफ फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन इज़ डन? आप कहोगे क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन किया जाता है, जबकि आयोडोनेशन और फ्लोरिनेशन यानी फ्लोरीन के साथ अल्केन का रिएक्शन और आयोडीन के साथ इसका रिएक्शन जो है उसको हम नहीं करवाते, क्योंकि इन केसेस में या तो प्रोडक्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, या प्रोडक्ट बहुत कम है, या रिवर्सिबली रिएक्शन बैकवर्ड में चला जाता है और हमें प्रोडक्ट नहीं मिलता है। दूसरा रिएक्शन जो हम करवाते हैं अल्केन्स में, दैट इज़ थर्मल कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। ठीक है, आप यहाँ पे कैटलिस्ट इस्तेमाल करके ऑक्सीडेशन करवाते हो, दिस इज़ कॉल्ड कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। तो इस केस में हम टेम्परेचर जो है 400 टू 450 सेंटीग्रेड तक, और प्रेशर जो है वो 200 ATM तक, और कॉपर ट्यूब एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं तो हमें मिल जाता है अल्कोहल। ठीक है, मीथेन इनटू मीथानोल, और फिर हम मीथानोल की ऑक्सीडेशन करते हैं 400 सेंटीग्रेड पे कॉपर ट्यूब की मौजूदगी में और एट 200 ATM प्रेशर, तो हमें मिलता है फॉर्मेल्डिहाइड।
इन्हीं कंडीशंस को आप प्रिवेल रखें 4-5 घंटों के लिए, और तो ये फॉर्मल्डिहाइड जो है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड में भी 400 सेंटीग्रेड कॉपर ट्यूब और 200 ATM प्रेशर रखा आपने, और इसी तरह आपने फॉर्मिक एसिड की ऑक्सीडेशन भी अगर प्रोसीड किया इसको फर्दर 400 सेंटीग्रेड या 450 सेंटीग्रेड कॉपर ट्यूब और 200 ATM प्रेशर पे, यू विल गेट CO2 एंड वाटर। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर बनना चाहिए, CO2 एंड वाटर, या CO2 एंड H2O बन जाएगा या H2 बनेगा। ये था हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ, दिस इज़ कॉल्ड कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। ठीक है जी, दिस इज़ कॉल्ड कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। इसमें CO2 और H2O बनाया है पूरा, तो दिस इज़ कॉल्ड कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। तो अगर आपसे कुछ जनरल पाथवे पूछे जनरल ऑक्सीडेशन का, तो आप बता सकते हो अल्केन इनटू अल्कोहल, अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड, एल्डिहाइड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू CO2 एंड वाटर। This is general pathway of oxidation of alkanes। ठीक है, नेक्स्ट इस टॉपिक का एंड पे हम मीथेन के यूजेस को डिस्कस कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट है, कोई ना कोई MCQs आ सकता है। यूजेस ऑफ मीथेन क्या है? एक तो ये एल्यूमिनेटिंग गैस है, ठीक है, घरों को रोशन करती है, ठीक है, डोमेस्टिक फ्यूल बहुत अच्छा है, ये घरों में ये फ्यूल हमारे चूल्हे गर्म रखता है। इसके अलावा ये बहुत अच्छा व्हीकल फ्यूल भी है, ठीक है, व्हीकलर, बहुत अच्छा व्हीकलर फ्यूल भी है। पाकिस्तान में, ब्राज़ील में और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं वो CNG पे या LPG पे चलती हैं, तो ये मीथेन का बहुत बड़ा यूज़ है। इसके अलावा जब आप इसकी हैलोजिनेशन कर रहे होते हो तो आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, उसमें एक सबसे अहम प्रोडक्ट मिथाइल क्लोराइड, फिर मिथाइलिन क्लोराइड, फिर क्लोरोफॉर्म और फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये चारों प्रोडक्ट इसकी क्लोरीनेशन के दौरान बन रहे होते हैं, लेकिन इनकी याद रखिएगा आइसोलेशन या सेपरेशन इतनी आसान नहीं है। इसके अलावा इससे हम तैयार कर सकते हैं, यानी मीथेन से मिथाइल अल्कोहल बन सकता है, और मीथेन से फॉर्मल्डिहाइड बन सकता है, ये आपके सामने है, और फॉर्मिक एसिड बन सकता है, फॉर्मल्डिहाइड और फिर फॉर्मिक एसिड बन सकता है। इसके अलावा हम इससे कार्बन ब्लैक हासिल करते हैं, ठीक है, कार्बन ब्लैक मीथेन से हासिल किया जाता है, और कार्बन ब्लैक जो है प्रिंटिंग इंक्स में इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा ये जो है गाड़ियों के टायर में इस्तेमाल होता है, ठीक है। कार्बन ब्लैक जो है जो मीथेन से मिलता है व्हीकल टायर्स में भी इस्तेमाल होता है, व्हीकल टायर्स में, ठीक है। दिस इज़ हाउ यू कैन समराइज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द यूज़ ऑफ मीथेन। तो ये देख लीजिएगा तवज्जो से, इल्यूमिनेटिंग गैस भी है, डोमेस्टिक फ्यूल है, व्हीकलर फ्यूल है, मिथाइल अल्कोहल इससे सिंथेसाइज हो सकता है, फॉर्मल्डिहाइड बन सकता है, फॉर्मिक एसिड बन सकता है, CO2 बन सकता है, सो मच सो दैट कार्बन ब्लैक बन सकता है, प्रिंटिंग इंक्स में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और व्हीकल टायर्स में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसके हैलोजिनेशन प्रोडक्ट में मिथाइल क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सारी प्रोडक्ट आप यूजेस ऑफ मीथेन से ले सकते हैं या मीथेन से हासिल कर सकते हैं। हमारा आज का दूसरा टॉपिक है एल्कीन्स, ठीक है। एल्कीन्स को ओलिफिन्स भी कहते हैं, ऑयल फार्मर्स भी। ये जब हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं
तो ऑयली प्रोडक्ट देते हैं। इनका जनरल फार्मूला CnH2n होता है अल्कीन्स का। इनके अंदर पाई बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड इनहेरेंटली वीक होता है, और इनकी वीकनेस की वजह से, वीकर बॉन्ड की वजह से ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं अल्कीन्स, और ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस देती हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड पे एडिशन होगी तो हम इसके इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस भी देखेंगे। ठीक है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन पहला मेथड है अल्कीन की तैयारी का, कि आपके पास कोई अल्काइल हैलाइड हो। ये मसलन मैंने इसको ओपन करके लिख दिया, ये अल्काइल हैलाइड है। इसका रिएक्शन आप अगर अल्कोहलिक KOH के साथ करवाओ, ठीक है, तो आपको ये H और X उतारना होगा, तो आपको एल्कीन मिल जाएगा। ठीक है, प्लस आपका क्या बनेगा, KX प्लस वाटर, KX प्लस वाटर। वेरी सिंपल मैंने किया, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। ठीक है, विसिनल कार्बन से हमने इनको रिमूव कर दिया, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, तो दूसरा हम मेथड इसका देखते हैं, दैट इज़ डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। भाई अल्कोहल की डीहाइड्रेशन कर दो। आपके पास कोई अल्कोहल है RCH2CH2OH, ये कोई प्राइमरी अल्कोहल है। आप कोई डीहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल करो, Al2O3 350 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रखो, तो ये H और OH उतर जाएंगे। You will get this type of alkene plus your H2O। इसी से हम इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन। किसकी, अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन यू मीन रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, कोई अच्छे डिहाइड्रेटिंग एजेंट आपको पता होना चाहिए, H3PO4 सल्फ्यूरिक एसिड और Al2O3, ये बहुत ही अच्छे डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं। आपको MCQs में पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, तो आप फिर बताएंगे ये तमाम अच्छे डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि टर्शरी अल्कोहल्स अगर आपके पास हो, ये तो प्राइमरी अल्कोहल है, फिर आपके पास अगर सेकेंडरी अल्कोहल हो और फिर आपके पास टर्शरी अल्कोहल हो, तो जैसे जैसे प्राइमरी से आप सेकेंडरी और टर्शरी की तरफ जाएंगी, अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है और रिमूवल ऑफ वाटर इजी होता जाता है। अगर आप प्राइमरी अल्कोहल इस्तेमाल कर रहे हैं और डिहाइड्रेशन के लिए सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको 75% सल्फ्यूरिक एसिड तकरीबन 140 टू 170 सेंटीग्रेड तक जाना होगा डिहाइड्रेशन के लिए। इसके बरक्स अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करते हो, याद रखिएगा 60% सल्फ्यूरिक एसिड काफ़ी होगा, यानी 60% प्योर H2SO4, और टेम्परेचर आपका 100 तक भी इनफ होगा फॉर डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल्स। जबकि टर्शरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन के लिए और भी लेस सीवियर कंडीशंस चाहिए, सिर्फ 20% H2SO4 हो और 85% सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो, तो ये आप करवा सकते हो डिहाइड्रेशन। टर्शरी कार्बोकेटाइन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। जो चीज़ ज़्यादा स्टेबल हो वो ज़्यादा बनना चाहती है, जल्दी बनना चाहती है। तो इस तरह हमें पता चला कि टर्शरी अल्कोहल्स जो हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं दैन सेकेंडरी अल्कोहल्स, और सेकेंडरी अल्कोहल्स जो हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं दैन प्राइमरी अल्कोहल्स। तो नेक्स्ट हम मेथड देखते हैं विसिनल डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल कॉब्स इलेक्ट्रोलिसिस। कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस में हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम साल्ट ले लेते हैं। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए, उसका सोडियम
या पोटेशियम सॉल्ट ले लो तो उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवा दो, तो आपके पास एक इथीन बनेगी यानी अल्कीन बनेगी, प्लस आपके पास CO2 होगा, प्लस NaOH होगा, प्लस हाइड्रोजन गैस होगी पैदा। याद रखिएगा आपकी CO2 जो है किस इलेक्ट्रोड पे आएगी, एनोड पे, कॉज इलेक्ट्रोड, और हाइड्रोजन विल बी प्रोड्यूस्ड एट कैथोड। ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से अहम रिएक्शन हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस में आपको पता है कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, आप इसकी पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करवाना चाहते हो तो आप पैलेडियम इन बेरियम सल्फेट यूज़ करो और साथ क्विनोलिन इस्तेमाल करो एज पॉइजनर, और इसको कलेक्टिवली हम लिंडलर कैटालिस्ट कहते हैं। लिंडलर्स या लिंडलर्स कैटालिस्ट। व्हाट इज़ लिंडलर्स कैटालिस्ट? तो आपने कहा जी पैलेडियम इन बेरियम सल्फेट इज़ कॉल्ड लिंडलर कैटालिस्ट। आपने हाइड्रोजन ऐड करनी है तो अगर आप ये कैटालिस्ट इस्तेमाल करेंगे और पॉइजनर इस्तेमाल करेंगे जो रिएक्शन को रोक देगा, एक ही हाइड्रोजन ऐड होगी और रिएक्शन जो अल्कीन बनेगी वो सिस होगी। इसका मतलब आपसे MCQs में पूछा जा सकता है विच कैटालिस्ट इज़ यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिस अल्कीन। तो सिस अल्कीन किस केस में पैदा होगी? जब लिंडलर कैटालिस्ट इस्तेमाल होगा। इसके बरक्स आप अगर अल्काइन लेते हो और उसमें कैटालिस्ट जो है आप अमोनिया यूज़ करते हो, कौन सा कैटालिस्ट यूज़ करते हो? NH3 एट -33 सेंटीग्रेड, तो इससे आपको ट्रांस अल्कीन मिलेगा। ठीक है जी, ये हमारी ट्रांस अल्कीन है, आपने याद रखना है। लिक्विड अमोनिया, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया एट -33 सेंटीग्रेड। तो ये भी पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ही की है, कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन नहीं है। कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन हो तो अल्केन बन जाए, लेकिन हमने सिस अल्कीन यहाँ पे हमने ट्रांस अल्कीन बनाई है, जबकि पैलेडियम इन बेरियम सल्फेट में हमने सिस अल्कीन प्रोड्यूस की है। तो इस तरह हम वेरियस मेथड्स से अल्कीन्स की प्रोडक्शन या प्रेपरेशन कर सकते हैं। एक और मेथड है डी हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड्स। ये विसिनल आसपास है, इसमें आप जिंक यूज़ कर लो और मीथानॉल वगैरह कैटालिस्ट यूज़ करो, सॉल्वेंट यूज़ करो। यू विल गेट ZnX2 हैलोजन उतरेगा, यहाँ डबल बॉन्ड पैदा होगा, ये C डबल बॉन्ड C। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास एल्कीन बन सकता है। ये इसमें पोलर सॉल्वेंट आपने इस्तेमाल किया है और इस मेथड को कहते हैं डी हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड्स। अगर आप फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखो अल्कीन की, तो पहले 3 डेरिवेटिव यानी इथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन, कार्बन 2 से लेकर कार्बन नंबर 4 तक ये गैसेस हैं, और कार्बन नंबर 5 से लेकर कार्बन 15 तक ये लिक्विड्स होती हैं, और कार्बन 15 एंड प्लस ये सॉलिड्स या सेमी सॉलिड्स होती हैं। याद रखिएगा अल्कीन्स थोड़ी सी स्लाइटली जिसे हम कहते हैं ये पोलर होती हैं। किस वजह से होती हैं? ओइंग टू sp2 हिब्रिडाइजेशन। ठीक है जी, और इनके अंदर पाई बॉन्ड होता है और ये पाई बॉन्ड रिएक्टिव होता है। ये क्यों रिएक्टिव होता है? अगर आप देखो तो हम कहते हैं इनके अंदर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, और ये कितने होते हैं? 3। मैं इसको सिंपली आपको हर कार्बन पे 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ड्रॉ करता हूँ। 1 2 3, इसका 1 2 3। अगर आप देखो तो ये सिग्मा बॉन्ड है सारे के सारे। ठीक है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है।
ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है, ये sp2s ओवरलैप है, ये भी sp2 और s ऑफ हाइड्रोजन, sp2 ऑफ कार्बन, ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, इसके भी 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। एक इसके ऊपर, हर कार्बन के ऊपर एक अनहाइब्रिड होता है, ठीक है, जो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता। तो फिर ये क्या बनाता है, पाई बॉन्ड। एक चार्ज डेंसिटी ऊपर है, एक चार्ज डेंसिटी नीचे है, यानी चार्ज डेंसिटी जो है वो एक तो डिफ्यूज्ड है, स्प्रेड है, जिसे आप कह सकते हो, जिसकी वजह से ये इनके ऊपर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है। सो हम कहते हैं अल्कीन्स गिव इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। डबल बॉन्ड पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी, कोई इलेक्ट्रॉन लवर स्पीशीज़ आएगी, क्योंकि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अबव हैं या बिलो हैं द लाइन जॉइनिंग न्यूक्लियाई के, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड इनहेरेंटली वीक होता है, दैट इज़ वाई पाई बॉन्ड इज़ इनहेरेंटली वीक और रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अल्कीन्स के रिएक्शंस। मेरा ख्याल है कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट हम अल्कीन और अल्काइन, अल्कीन के रिएक्शन और अल्काइन की प्रेपरेशन और रिएक्शन और इस चैप्टर को हम सम अप करेंगे इंशाल्लाह।